मध्य प्रदेश के धार में बस नर्मदा नदी में गिर गई, जिसके नतीजे में 13 मुसाफिर हलाक हुए। अब तक 15 को बचाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। महाराष्ट्र रोडवेज की बस इंदौर से पुणे जा रही थी। हादसा आगरा मुंबई हाईवे पर पेश आया। पंद्रह लोग जिंदा निकाल लिए हैं। चूंकि पानी का प्रवाह बहुत तेज है और लगभग 12 अभी लोगों के हमारे बीच से जाने की खबर है। दुखद है वो 12 का। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 50 से 55 लोग उसमें रहे होंगे। इंदौर से कुल 12 लोग ही उसमें चढ़े थे बस के अंदर। बाकी रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, अधिकारी सभी पहुंच गए और रेस्क्यू किया जा रहा है। कैसे भी बस को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। कारण सब कुछ अभी आया हूँ कारण अभी तो प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है क्योंकि रेलिंग तोड़ के गई है गाड़ी अंदर, तो स्टीयरिंग या ब्रेक फेल कुछ हुआ होगा। द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा अगला सदर जमहूरिया कौन होगा, आज इनकी किस्मत का फैसला अरकान पार्लियामान और अरकान असेंबली कर रहे हैं। तकरीबन 4800 वोटर वोटिंग करेंगे। पार्लियामेंट और रियासती असेंबलियों में वोटिंग के बंदोबस्त किए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपना वोट डाल दिया है। एनडीए उम्मीदवार को जीत का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इन्हें 27 छोटी बड़ी पार्टियों की हिमायत हासिल है। मुर्मू की तायद में बाज़ गैर एनडीए पार्टियां भी हैं, जबकि अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, सीपीएम, आरएसपी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, एआईयूडीएफ, टीआरएस समेत दीगर की हिमायत हासिल है। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। 25 जुलाई को नए सदर जमहूरिया की हलफ बर्दारी होगी। मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मुद्दत कार 24 जुलाई को मुकम्मल हो रही है। सदारती इंतखाबात के तहत वोटिंग का अमल जारी है। पार्लियामेंट के साथ साथ रियासती असेंबली और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में आज वोट डाले जा रहे हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत, कर्नाटक के वज़ीर आला बोमई, महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने अपना वोट डाला। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, उड़ीसा के वज़ीर आला नवीन पटनायक, तमिलनाडु के वज़ीर आला एम के स्टालिन, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह भी अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर चुके हैं। सभी जो भी वोटर्स हैं, विधायक, एमपीज वगैरह, वो सब वोट डाल रहे हैं। मैंने भी अभी जाके अपना वोट डाला और मैं उम्मीद करता हूं कि देश को सही और अगले अच्छे राष्ट्रपति मिलेंगे। आज आनंद पूर्वक पूरे उत्साह के साथ मध्य प्रदेश में हमारे विधायक साथी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग कर रहे हैं और आनंद इस बात का है कि पहली बार एक आदिवासी बेटी, भारत की बेटी, राष्ट्रपति बनेंगी। उनको लेके केवल मतदाताओं में नहीं, क्योंकि एमएलए वोट डालते हैं राज्यों में, तो आम जन में भी जबरदस्त उत्साह है। और ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। एक हमारी बहन जनजाति समाज से आने वाली अब राष्ट्रपति बनेंगी। उत्साह से उनके पक्ष में मध्य प्रदेश में वोट हो रहा है। और मैं तो यही अपील करूंगा कि दलगत सीमाओं से भी ऊपर उठ के हम अंतरात्मा की आवाज पर अपना वोट करें और बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने में अपना भी योगदान दें। Not only NDA and NDA friendly parties, even in opposition ranks, she has got a lot of support and sympathy because she is a lady of a stature, good administrator, as well as she is a lady with commitment, and a tribal ST lady has got a lot of significance. And this speaks volume about our the beautiful nature of our democracy, where even the last rung community will also be represented to the highest post. Congress is suffering from
the fear of defeat, and they see all. इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथ हमारे दो साथी खुर्रम जो कि दिल्ली से जुड़ रहे हैं और वसीम जो कि मुंबई से जुड़े हैं। खुर्रम, पहले आपके पास आना चाहूँगा। सदर जमहूरिया का आज इंतखाब हो रहा है, वोटिंग का अमल 10 बजे से शुरू हो चुका है, 1 बज चुका है। कितने लोगों ने अब तक वोट डाला, क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, क्योंकि आज का दिन वो मुल्क के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। सुबह से 10 बजे से ही जो पार्लियामेंट है दिल्ली में और जो दिल्ली की विधानसभा है, दोनों ही जगहों पर वोटिंग का अमल चल रहा है। तो तमाम तरह के जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं। सुबह ही वज़ीर आज़म ने और वज़ीर दिफा ने यानी राजनाथ सिंह ने सब लोगों ने यहाँ पर वोट डाले थे। और कुछ देर पहले ही जो हमारे नायब सदर जमहूरिया हिंद हैं के लिए NDA के जो उम्मीदवार हैं उनके नॉमिनेशन में भी तमाम लोग शामिल होने गए हैं। तो अभी अमल जारी है और यहाँ पर वोटिंग हो रही है। लेकिन अगर आप देखें तो इस पूरी प्रोसेस में जो इंतखाबी अमल है उसके अंदर अगर देखें तो NDA का जो पल्ला है वो काफ़ी हद तक भारी है, क्योंकि आपको मालूम है कि तकरीबन जो 27 सियासी जमातें हैं उन्होंने सीधे तौर पर द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी उम्मीदवार हैं उनको साफ तौर पर अपनी हिमायत देने का ऐलान किया था। उसमें कई अपोजिशन के खेमे के भी जो कई पार्टियां हैं उनका भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये चीज़ नज़र आई। ख़ासतौर से अगर देखें तो समाजवादी पार्टी या फिर उत्तर प्रदेश की जो राजभर पार्टी है वहाँ पर LLSP वहाँ पर भी जो है साफ तौर पर कहीं ना कहीं फूट दिखाई दी। तो ये अपनी जगह चीज़ें हैं, लेकिन अभी जिस तरह का पल्ला भारी नज़र आ रहा है द्रौपदी मुर्मू का पल्ला वो काफ़ी हद तक भारी है। 6,62,000 से के करीब जो है उनको वोट मिलने की उम्मीद है। लेकिन अगर इस पूरे मूवमेंट को देखें तो यशवंत सिन्हा ने जिस तरीके से अपनी इंतखाबी तशहीर की और वो जगह जगह सियासी पार्टियों से मिले तो 14 जमातों की हिमायत वो उनको भी हासिल है और 3,60,000 से 62,000 से ज़्यादा जो है उनको कहीं ना कहीं वोट मिलने की जो है इम्कानात नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि ये क्योंकि सदर जमहूरिया हिंद का इंतखाबी अमल है और इस पूरे अमल में कहीं पर भी कोई भी पार्टी विहिप जारी नहीं कर सकती, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इसमें क्रॉस वोटिंग की काफ़ी ज़्यादा इम्कानात होते हैं। जैसे मगरिबी बंगाल में भी इस बात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो तमाम MLAs थे, अराकीन असेंबली थे, उनको एक होटल में रखा था। तो ये तमाम चीज़ें हुई हैं। अब इंतखाबी अमल जारी है, लेकिन इसी के साथ साथ दिल्ली में अगर देखें तो वहाँ दिल्ली में भी वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पर अपना वोट डाला है। अपोजिशन की जो लीडर हैं उन्होंने भी डाला है, चाहे वो रणवीर सिंह बिधूड़ी हो जो दिल्ली में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद हैं, तो उन्होंने भी वोट डाला है। अगर आप देखें तो पूरे मुल्क में जो MLAs हैं यानी MPs हैं 4,800 के करीब जिनको आज अपना वोट डालना है और मुल्क के नए सदर जमहूरिया का इंतखाब करना है। उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में जो MLAs हैं, अराकीन असेंबली है, उनके वोटों की जो वैल्यू है वो 208 है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू वहाँ पर है। लेकिन सिक्किम जो एक छोटी रियासत है वहाँ पर सिर्फ 7 है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है वोट की वैल्यू है। 10,86,431 जो वोट की वैल्यू है जो टोटल है उसमें से 5,43,216 वोट जिसको हासिल होंगे वो जो है मुल्क का सदर जमहूरिया हिंद जो है उसको चुना जाएगा। खुर्रम, एक चीज़ यहाँ पे ये जानना चाहूँगा आपसे, खुर्रम ये जानना चाहूँगा कि लगातार हमने देखा है कि इस तरह की बातें निकल कर आती रहेंगी। जो अपोजिशन के कैंडिडेट है यशवंत सिन्हा वो कमज़ोर है बनिस्बत जो NDA के कैंडिडेट है मुर्मू, लेकिन यशवंत सिन्हा ने कहीं से कमी नहीं छोड़ी। लगातार वो लगे रहे, लोगों से मिलते रहे, बातचीत करते रहे। कल भी उन्होंने ट्विटर के जरिए एक पैगाम लोगों तक पहुंचाया कि अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनिए और मुझे वोट कीजिए। आज भी उन्होंने एक तरह से प्रेस से बात की और उन्होंने ये बात कही है कि इस बार पार्टी क्योंकि विप जारी नहीं करती, अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनिए और हमें वोट कीजिए। क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए कितना असर पड़ता है ये तो आने वाला वक्त नज़र आएगा। लेकिन अगर आप देखें तो जिस तशहीर की यशवंत सिन्हा ने जो अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार थे उनकी तरफ से कहा गया कि वो रबर स्टैंप सदर जमहूरिया हिंद नहीं होना चाहते, यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने एक महाज खोला। लेकिन बहुत अगर देखें तो
पिछली बार जिस तरीके से कई इंतखाबात हुए या फिर कई जो तहरीकें चली उसमें अपोजिशन का इत्तेहाद उस तरीके से नज़र नहीं आया, और इस मामले में भी ऐसा ही है। यही वजह है, चाहे बीजेडी हो या फिर या फिर और दूसरी जमातें हो, बीएसपी हो, ये तमाम जमातें जो हैं वो पहले ही अपोजिशन को छोड़कर चली गई। यहाँ तक कि अगर शिवसेना जो खासतौर से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन था वहाँ पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं बिल्कुल शिवसेना यहाँ पे तो बिल्कुल जो सदर जमहूरिया उनको वोट डाल रही है, लेकिन नायब सदर के लिए जो यूपीए का या अपोजिशन का जो कैंडिडेट है उसको वोट डाली। चलिए इस पूरे मामले पर वसीम भी हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से, उनसे बात करेंगे। वसीम, आज सदर जमहूरिया का इंतखाब हो रहा है, इस वक्त किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? कितने लोगों ने अभी तक अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया है वहां पर? देखिए, अगर महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्यों की बात करें तो 288 मेंबर्स हैं और अब तक 264 लोगों ने अपनी वोटिंग कर चुके हैं। जो वक्त जो दिया गया था उससे पहले ही काफ़ी बड़ी संख्या में विधायकों ने सुबह से ही आने का सिलसिला जारी था और लगातार उन्होंने इस वोटिंग को अपना अंजाम दिया। इस वक्त मैं विधान भवन के बाहर ही हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ का नज़ारा है। जो विधायक हैं वो लगातार वोटिंग के बाद यहाँ पहुँच रहे हैं और जिस तरह से दोनों ही तरफ से, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, सभी की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि उनके जो वोटर्स हैं, जो उन्होंने वोट किया है, विधायकों ने वोट किया है, उनके ही जो कैंडिडेट है वो ही जीत हासिल करेंगे। इस तरह की पूरी सामने माहौल साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से देखा गया है कि पिछले कुछ देर में जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी बड़ा है और जो नंबर्स है काफ़ी कम हुए हैं, तो अब कुछ ही देर में जितने भी विधायक हैं उनकी जो वोटिंग है कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम बात करें तो 288 में से सारे सदस्य मौजूद नहीं होंगे, जिसमें से 2 सदस्य एनसीपी के वो जेल में है, नवाब मलिक और अनिल देशमुख। इसके बाद शिवसेना के एक विधायक है, उनकी डेथ हो चुकी है और बीजेपी के 2 जो विधायक हैं वो बीमार हैं, जिसमें से एक विधायक मुंबई पहुंच के वोटिंग करेंगे। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के हिसाब से कुछ देर में हो सकता है कि जितने भी विधायक हैं यहाँ पहुंचकर अपनी वोटिंग। अच्छा वसीम, बीजेपी ने अपने कुछ विधायकों को होटल में ठहरा रखा था, क्या वो लोग भी पहुंच चुके हैं? उन लोगों ने अपने वोट कास्ट कर दिए हैं? देखिए, जिस तरह से बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस मामले में ज़रा भी ढिलाई नहीं बरतती है। जिस तरह से देखा गया कि 2 दिन से लगातार उनके जो विधायक हैं मुंबई में ही मौजूद थे, वहाँ पर बाकायदा उन्होंने पूरा मॉक ड्रिल के तरीके से पूरी प्रैक्टिस की है कि किस तरह से उनको वोटिंग करना है और सभी विधायकों को सुबह के वक्त बस में यहाँ लाया गया, जिसके बाद कांग्रेस ने इस पर निशाना भी साधा कि क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इनको विधायकों को एक बार फिर बस में या होटल में लाना पड़ता है या रखना पड़ता है। इस तरह के सवाल भी उठाए, लेकिन जिस तरह से मॉर्निंग का वक्त था, उनके जो बड़े नेता थे वो यहाँ मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस खुद अंदर बैठे हुए हैं, बाकायदा सभी जो परिस्थितियां हैं उस पर उनकी नज़र है। और जिस तरह से कुछ देर पहले इंदौर की जो घटना हुई है, इसके मामले जो सामने आए, इसके बाद सरकार की तरफ से लेकर उसे भी चर्चा की जा रही है। किस तरह से कुछ विधायक जो हैं वोटिंग के बाद गिरीश महाजन यहाँ से निकले हुए हैं इंदौर के लिए, और सरकार की तरफ से किस तरह की मदद की जा सकती है, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए कई लोगों के मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक तरफ चुनाव भी और एक हादसा भी महाराष्ट्र में आने वाले बस को लेकर हुआ है, तो उसको भी लेकर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है और सभी विधायकों की यही मांग है इस मामले में वोटिंग के साथ साथ कि जो वहाँ राहत बचाव का काम चल रहा है उस पर भी सरकार गौर करे। जी चलिए वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई साहब, और खुर्रम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से तमाम जानकारी देने के लिए। अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने वोटरों से अपने ज़मीर की आवाज़ सुनने को कहा है। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव इंतहाई अहमियत का हामिल है, लिहाजा जमहूरियत को बचाने के लिए अपने हक का इस्तेमाल करें। मैंने बार बार जोर दे के कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दिशा तय करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। अभी तक जितने संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, और इसीलिए पूरे देश में घूमकर और मीडिया के माध्यम से और भी जितने माध्यम उपलब्ध से उनके माध्यम से मैंने पूरे देश में ये संदेश देने का प्रयास किया है कि ये राष्ट्रपति का चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब आज वोटिंग हो रही है। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ये वोट, जैसा आप जानते हैं, इसमें पार्टी का व्हिप नहीं जारी होता है और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है। तो
तो इसलिए हर किसी से उम्मीद की जाती है कि अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ट करेंगे। उधर समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने सदारती इंतखाबात के लिए वोट देने से कबल क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में मतदान करने जा रहा हूं और देश में कम से कम कोई ऐसा हो जो समय समय पर ये बता सके सरकार को कि अर्थव्यवस्था के हालात क्या है। आप पड़ोसी देश देखिए, श्रीलंका की क्या हालत हो गई और बगल में देश में क्या हालत है। इसलिए कम से कम देश में एक राष्ट्रपति ऐसा हो जो समय समय। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत बीजेपी और एनडीए के कई सरकर्दा लीडर मौजूद रहे। नायब सदर जमहूरिया का चुनाव 6 अगस्त को होगा। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल कॉलेज राज्यसभा के 233 मुंतखब अरकान, राज्यसभा के ही 12 नामजद अरकान और लोकसभा के 543 मुंतखब अरकान पर मुश्तमिल है। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल इस चुनाव के लिए रिटर्निंग अफसर होंगे। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के ओहदे की मुद्दत 10 अगस्त को खत्म हो रही है। Fathers of our constitution, our great democratic values, strength of our civilization, and I am grateful to the Honorable Prime Minister and the leadership that an humble man like me from Kisan family who would never have got education but for scholarship has been given this historic opportunity. I take it as a major milestone reflection of the events in which we are at the moment. I am grateful. सार्फिन की जेब पर आज से बाहर मजीद बढ़ गया है। बाज़ डब्बाबंद और पैकेट वाली मार्का शुदा अशिया जैसे पेंसिल, कैंची, एटलस, ड्राइंग करने की स्याही, चेकबुक, LED लैंप्स, सोलर वाटर हीटर समेत दीगर अशिया पर आज से आवाम को 5 से 18% GST अदा करना होगा। इसके साथ साथ खिदमत के शोबे में भी सार्फिन को ज़्यादा GST अदा करना होगा। अस्पताल में 5,000 से ज़्यादा के किराए वाले कमरों पर 5%, जबकि होटल के 1,000 रुपये के किराए वाले कमरे पर अब 12% GST लगेगा। इसके साथ साथ ब्लेड, पेपर, कैंची, शार्पनर और चम्मच पर 18% GST अदा करना होगा। आज से आम आदमी पर महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। आज से जो पैकेट फूड है, जिसमें आटा है, फ्रोजन मटर है, फ्रोजन कॉर्न है और पैकेट वाले जितने भी फूड आइटम्स हैं, उन पर अब आज से 5% जो GST है वो लगने जा रहा है। और अब से ये आम आदमी जो भी ये सामान खरीदेगा उसमें उन्हें पहले की जो दरें थी उससे ज़्यादा जो दाम है वो देने होंगे। ऐसे में आम आदमी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें ज़रूर होंगी। और आप देखेंगे कि जो स्टोर है जहाँ पर लोग ज़रूरत की सारे सामान की खरीदारी करने के लिए पहुँचते हैं, जो कि रोज़मर्रा का सामान है, जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो आटा है, अब इस पर ये जो पैकेट में आटा मिल रहा है इस पर भी जो 5% GST है वो बढ़ गया। और इसी तरह से ये जो पैकेट वाले फूड आइटम्स हैं जिसमें फ्रोजन मटर है और पनीर है या फिर छाछ है और दूसरे भी जो इस तरीके से पैकेट में अब आइटम आते थे, उन पर अब 5% जो GST है वो देना होगा। और आम आदमी पर कितना फर्क पड़ेगा? मैम, आप खरीदारी करने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं, क्या क्या खरीदा आपने? और अब आज से जब दाम बढ़ गए इन सारे आइटम्स पे, तो कितना बजट आपका प्रभावित होगा? बजट बहुत प्रभावित होगा। पहले जितना ले जाते थे उससे हाफ ले जाना, सोचना पड़ता है कि ये खरीदें कि नहीं खरीदें, पैकेट्स वाला लें नहीं लें, तो फर्क तो पड़ता है। काफी चीजें थोड़ी सी महंगी, सभी महंगाई है, 2 साल से महंगाई हो रहा है, सब चीज सस्ता क्या हो रहा है। जी जी जी। तो यहाँ पे सर भी हैं जो खरीदारी कर रहे हैं। आप बताइए कि कितना बजट, आपने ये सारे सामान की खरीदारी तो की है, लेकिन बजट कितना आपका फर्क पड़ेगा? क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है, काफ़ी फर्क पड़ता है जी। पहले जो चीज़ गैस का ही अपन लगा लें जो 500-400 की थी, वो अब 1,000 से ऊपर पहुँच गई। ऐसी हर चीज़ में बहुत महंगाई करनी पड़ती है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। चीज़ें ऐसी है कि उनके बिना चल भी नहीं सकते। नहीं चलता है कई बार अनावश्यक चीज़ें खाते थे, बिस्किट वगैरह दूसरी चीज़ें, तो वो कम कर दी हैं, अब घर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। बिल्कुल, जो
ये जो पैकेट वाले फूड आइटम्स है महंगे हो गए हैं और जाहिर सी बात है कि आम आदमी इससे प्रभावित बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो थोड़ी थोड़ी करके जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो भी बढ़े थे और आम आदमी के लिए मुश्किलें ज़रूर हो गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये इन आइटम्स पर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें, इन पर जो GST के रेट बढ़ गए हैं, GST काउंसिल ने जो फैसला लिया है उससे आम आदमी पर जो प्रभाव है वो तो ज़रूर पड़ेगा। लेकिन लोगों का यही कहना है कि पहले जहाँ फुल सामान लिया करते थे उसमें अब थोड़ी सी कटौती कर दी है और जो चीज़ें हैं खाने पीने की उसमें भी अब बहुत ज़्यादा कटौती कर दी है ताकि बजट जो गड़बड़ाया हुआ है उसको थोड़ा सा बैलेंस कर सके। लेकिन आम आदमी यही चाहता है कि थोड़ी सी राहत उन्हें ज़रूर मिले। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। फार्मेसी के शोबे में जामिया हमदर्द का जवाब नहीं। फार्मेसी की कैटेगरी में जामिया हमदर्द को पहला मुकाम हासिल हुआ। गुज़िश्ता दिनों नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की जानिब से मुख्तलिफ ज़ुमरों में आला तालीमी इदारों की रैंकिंग जारी की गई। हमारे नुमाइंदे खुर्रम ने जामिया हमदर्द के VC से ख़ास बातचीत की। हाल ही में आई NIRF रैंकिंग 2022 में जामिया हमदर्द ने एक बार फिर से तारीख रकम की है। जामिया हमदर्द के फार्मेसी को लगातार चौथी मरतबा फर्स्ट रैंक हासिल हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर अफशार आलम साहब। सर, लगातार चौथी बार फार्मेसी में फर्स्ट रैंक हासिल करना, तो इसके पीछे का राज क्या है? क्योंकि ऊंचाई पर तो पहुंचा जा सकता है लेकिन वहां पर ठहरना ये कमाल होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आप जानते हैं कि जामिया हमदर्द चौथी बार NIRF रैंकिंग में पहला पोजीशन किया है। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वो भी हमारे पीछे है। उसका रीज़न है कि हमारे जो टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका बड़ा मेहनत है, रिसर्च स्कॉलर्स का। क्योंकि जब फार्मेसी में हमारे यहाँ बहुत सारे कॉरपोरेट से हमारा टाई अप है। हमारे रिसर्च पब्लिकेशंस आला दर्जा का है जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं पब्लिश होता है। हमारे PhD स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, तो उससे हमारी पेटेंटिंग बढ़ रही है। तो मैं यह क्रेडिट वहाँ के टीचर्स, वहाँ के स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर्स को दूंगा। अभी हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग्स आई हैं उसमें कई तरह की तब्दीलियां देखी गई हैं। कुछ यूनिवर्सिटियां ऊपर गई हैं, कुछ यूनिवर्सिटी एक दो मकाम नीचे भी आई हैं। तो जामिया हमदर्द की अभी जो रैंकिंग दिख रही है वो कितनी बेहतर होने वाली है? अभी जो दिख रही है 45 के आसपास, वो कैसे पीछे है और कैसे बेहतर होने वाली है? देखिए, रैंकिंग में पहले आपने देखा होगा कि हमारा रैंकिंग एक दौर में बेस्ट 20 में था। लेकिन अब क्योंकि NIRF रैंकिंग और NAC को फंडिंग से जोड़ दिया गया है, तो अब क्या है कि मैंडेटरी है। समझिए कि हिंदुस्तान में आपको मालूम है कि 945 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सबको रैंकिंग में आना है। तो पहले बहुत सारे इंस्टीट्यूशन रैंकिंग में आते नहीं थे, तो कंपटीशन बहुत तेज़ है। अगर आप जो 2 या 3 नंबर से जो रैंकिंग को मैं स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हमें कहीं पे कम है, तो मैं उसमें अपील में भी जाने का सोच रहा हूँ। अगर हम 3-4 नंबर का उछाल कर लेते हैं तो हम बेस्ट 20 में आ जाएंगे। और ये दौर, क्योंकि ये पहले का था और इस साल हमने काफ़ी मेहनत किया है। जो रैंकिंग पैरामीटर्स हैं उसमें हम लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं और हर 3 महीने में हम एक ब्रोशर रिलीज़ कर रहे हैं जिसमें उन 5 पैरामीटर्स का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो रैंकिंग नेक्स्ट ईयर आएगी उसमें मुझे उम्मीद है कि हम और बेहतर करेंगे। अगर देखें तो जामिया मिलिया इस्लामिया को हालांकि तीसरी रैंक मिली है लेकिन उनके पास मेडिकल नहीं है। जामिया हमदर्द को ये कहना चाहिए एजाज़ हासिल है कि यहाँ मेडिकल की पढ़ाई होती है। तो मेडिकल आपका कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, रैंकिंग में वो कहाँ है? देखिए, मेडिकल कॉलेज में हमको 33 रैंक मिला है, लेकिन उसमें रीज़न ये है कि इस बार बहुत सारे मेडिकल कॉलेज पूरे हिंदुस्तान से किए। जैसे कि पहले बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आते नहीं थे, तो मेडिकल में भी हमारा 33 रैंक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम उसमें भी सुधार करेंगे जो हमें कमियां लगी है। एक्चुअली देखिए, रैंकिंग सिस्टम में डेटा का बड़ा रोल है। तो अब यह है कि हम टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और हमने काफ़ी ई-गवर्नेंस को हम ला रहे हैं, तो हम डेटा पे बहुत ध्यान दे रहे हैं क्योंकि अब जो है कि डेटा ही आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हमारे यहाँ टीचर्स बहुत काम करते हैं लेकिन जब डेटा मांगो तो देंगे नहीं। तो वो अब समय सिस्टम बदल गया है, आपको डेटा के साथ चलना है और हम लोग बहुत एग्रेसिवली आप काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको इस पिछले 1 साल में मैंने क्या किया तो उसका मैंने प्रिंट पब्लिश कर दिया और वो मैं इंटरनेट में भी डाल दिया हूँ और वेबसाइट में भी डाल दिया हूँ। तो आपको मेरे वेबसाइट में पता चल जाएगा डे बाय डे कि जामिया हमदर्द
सिर्फ ना कि टीचिंग रिसर्च में नहीं, आउटरीच में भी बहुत एक्टिवली काम कर रही है, जो रैंकिंग में आज के डेट में है, आपको इंक्लूसिवनेस में काम कर रही हैं। तो ये सारे चीज़ें को हम ध्यान देते हुए हमें उम्मीद है कि रैंकिंग में और हम अच्छा करेंगे। ये थे जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर, जिन्होंने उम्मीद जताई है कि और बेहतर आने वाले सालों में रैंकिंग होगी और जामिया हमदर्द जो कई दूसरे मैदान हैं, जो कई दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें भी और बेहतर मुजाहरा करेगा। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।